चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि भारत का विभाजन कैसे हुआ। हमने ये बात कर ली थी और हमने ये बात कर ली थी कि विभाजन के बाद, देखो, विभाजन के दौरान विभाजन के बाद दोनों अंतर है। विभाजन के बाद भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां उत्पन्न हुई। तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत के समक्ष तीन चुनौतियां हुई थी। पहली है आपकी एकता, दूसरा है आपका लोकतंत्र, तीसरा है आपका विकास। तो आजादी के बाद, इसको आप ऐसे रखना कि आजादी के बाद भारत के समक्ष भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौती है। ठीक है। आज हम कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में चर्चाएं करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे। ठीक है। तो ये तीन चुनौतियां थी। आज हम बात करेंगे कि विभाजन का आधार क्या था, यानी किस आधार पर विभाजन किया गया था। तो देखो, आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक परियोजना के आधार पर तय किया गया था, जो परियोजना 3 जून 1947 में आई थी। हालांकि मेरी 11th वाली वीडियो में पड़ी होगी, आप जाके देख लेना। उस परियोजना को बोला गया था माउंट बेटन परियोजना। क्या बोला गया था? माउंट बेटन परियोजना। देखो, माउंट बेटन परियोजना ही वो परियोजना थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया था। और इसी के तहत ही निर्णय ले लिया गया था कि आने वाली 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या कर दिया जाएगा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए। तो अब बात क्या आती है कि विभाजन का आधार क्या बनाया गया, क्योंकि विभाजन कैसे किया जाएगा। ये तो तय कर लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा, लेकिन उसका आधार क्या होगा, इस बात पर थोड़ी सी असमंजसता स्थितियां थी। तो क्या देखा गया? मुस्लिम लीग के संस्थापक, मैंने बताया तो उस समय दो पार्टियां थी। एक मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग। इस पार्टी की स्थापना 1906 में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी स्थापना करी थी। ये आपको पता ही होगा। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत, यानी इसको कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या बोलेंगे? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत लेकर आए। कौन लेकर आया? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन लेकर आए? मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत लेकर आए, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र को अब तक ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जा रहा था, उसे अब धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। क्या बोला गया? धर्म से अब धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी द्विराज सिद्धांत कौन लेकर आया था? मोहम्मद अली जिन्ना लेकर आया था। ये नाम याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द्विराज सिद्धांत के तहत निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? धर्म के आधार पर होगा। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले चलती आ रही थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनका समर्थन हम करते हैं। और वो ये भी कहना चाहते थे, और इन्होंने धर्म के नाम पर ही अपने मुस्लिम समुदाय को लामबंद करना शुरू भी कर दिया था। उसमें आगे बात, तो उन्होंने धर्म के आधार पर ही बट देश के बंटवारों का एक प्रावधान रखा, उसी को बोला गया द्विराज सिद्धांत। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो धर्म के आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? धर्म के आधार पर किया गया। देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप एमसीक्यूज के हिसाब से भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई हुई है कि द्विराज सिद्धांत कौन लेकर आया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि थोड़ा सा आपके पॉइंट से हो जाएगा अगर मैं बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग, और उस समय प्रसिद्ध पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी उसके बाद की पार्टी है। तो कहानी के इन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहे। क्या रहे? हमेशा से मतभेद रहे। और मतभेद रहने के बहुत से कारण रहे। कभी कभी जाति रह गया, कभी वर्ग कह लो, कभी धर्म रहा है, और कभी अपनी राष्ट्रीयता कह लो या अपनी संप्रभुता कह लो। ठीक है। तो कहानी है कि इनके बीच में लगातार कंट्रोवर्सीज या मतभेद होते रहे। ठीक। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ही विभाजन का बीज बोया था। क्योंकि लगातार, इसका एक कारण आप मान सकते हो कि लगातार चुनाव, यानी उस समय कुछ चुनाव भी कराए जा रहे थे, और लगातार चुनाव के अंतर्गत मुस्लिम लीग पार्टी क्या हो रही थी? लगातार हार हो रही थी। क्या हो रही थी?
हार हो रही थी। अपने हार के डर से, या आप ये कह सकते हो, या आप ये मान लो कि लगातार करारी सिक्स देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक धर्म का गेम खेला, यानी एक लोगों के साथ एक स्वीट गेम खेला। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत आपका यानी मुसलमानी समुदाय का कोई भविष्य नहीं है। अभी अगर आजादी नहीं ली गई, तो अगर एक बार भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद अपने मुल्क को अलग कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। दिमागी बात तो, यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर लोगों को लामबंद किया। क्या किया? लामबंद करना शुरू कर दिया। तो लामबंद का मतलब क्या होता है? लामबंद मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर आगे बात, धर्म के नाम पर लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेना, ठीक, तो लामबंद कहते हैं। फिर आगे बात, तो विभाजन का आधार क्या था, समझ में आ गया। किसको आधार बनाया गया? धर्म को। किस तहत के तहत? तो द्विराज सिद्धांत लाया गया था। क्या लाया गया था? द्विराज सिद्धांत। कौन लेकर आया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना लेकर आए थे। बात समझ में आ गई बात। ये आपका इतना फैक्ट था। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। अब देखो, ये तो निर्णय ले लिया गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। लेकिन इन धर्म में प्रक्रियाएं क्या होंगी? क्योंकि मान लिया कि चलो भाई धर्म के द्वारा विभाजन कर दिया गया, लेकिन इसकी कुछ प्रक्रियाएं भी तो होंगी कि किस प्रक्रिया के आधार पर इसका विभाजन किया जाएगा। तो देखो क्या देखा गया, इस पर निर्णय लिया गया कि पहला, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुस्लिम आबादी होगी, आबादी होगी, वह पाकिस्तान कहलाएगा। पहला निर्णय तो ये ले लिया है कि जहां पर भी मुसलमानों की आबादी अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। और दूसरा क्या निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदू तथा सिखों की आबादी होगी, किसकी? सिखों की आबादी होगी, वह हिंदुस्तान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान कहलाएगा। इतने बात समझ में आ गई। ये विभाजन की प्रक्रिया थी। प्रक्रिया में ये निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी होगी, वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदू और सिखों की आबादी होगी, वो हिंदुस्तान कहलाएगा। तो ये प्रक्रिया थी और वो धर्म का विभाजन था। अब इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको दो तरह की चुनौतियां बतानी पड़ेंगी, और क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक होगा कि आजादी के बाद, इसके बाद, आजादी के बाद क्या चुनौती थी, और एक होगा कि विभाजन के दौरान। तो अभी हम वही इतना बात करें। देखो, इतना आसान कार्य नहीं था ये। कितनी आसानी से धर्म का आधार बना लिया गया कि विभाजन कर दिया जाएगा, कितनी आसानी से प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई कि किस प्रक्रिया के तहत विभाजन किया जाएगा। परंतु ये कारण और ये प्रक्रिया इतनी आसान दिखती नहीं, मतलब जितनी आसान है, ऐसा कहा जाए कि वो जितना आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। तो बात समझ में आ गई बात। तो इसके पीछे कुछ और ही फैक्ट थे, अभी हम बात करने वाले हैं कि वो चुनौतियां क्या थी, कैसे कैसे इनका विभाजन किया गया। देखो, बात करते हैं विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियां। देखो, मैंने कहा ना कि प्रक्रिया थी कि भाई जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी होगी, वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदू और सिखों की आबादी होगी, वो हिंदुस्तान कहलाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान थी नहीं। कहानी क्या थी, देखो, आपने तो सुना ही है कि भाई दो पाकिस्तान थे। पहले पहले एक पाकिस्तान नहीं था, पहले दो पाकिस्तान थे। तो कैसे पाकिस्तान था, समझाता हूँ मैं। पहले समझो, ये देख रहे हो आप, ये पूरा एरिया क्या है? ये पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, आज का पाकिस्तान। और ये क्या है? बांग्लादेश, जो 1971 में बना। किसे बना? 1971 में बना। बात समझ आ गई? ये जो पूरा एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये जो पूरा एरिया है, ये बांग्लादेश का एरिया है। अब इसके पीछे क्या फैक्ट है, समझाता हूँ मैं अभी, ठीक है। पहले समझो। देखो, इसके विभाजन के दौरान पहली चुनौती तो यही थी, क्योंकि निर्णय क्या लिया गया था कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी होगी, किसकी आबादी होगी? मुस्लिम आबादी होगी। मुस्लिम आबादी होगी, पाकिस्तान कहलाएगा, है ना। और जिन क्षेत्रों के अंदर सिखों की आबादी होगी और हिंदू की आबादी होगी, वो हिंदुस्तान कहलाएगा। लेकिन अगर भारतीय मैप पे देखा जाए, किस पे देखा जाए, अगर हम भारतीय मैप की बात करें, तो भारतीय मैप पे अगर देखा जाए, तो कोई भी बस केवल दो ही क्षेत्र थे कि कहाँ था, एक पूरब में था और एक पश्चिम में था। तो यही एक दो क्षेत्र थे जहां पर हिंदू सॉरी मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। बात समझ में आ गई बात। और कोई रास्ता नहीं था कि इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए, क्योंकि बीच में क्या थे? बीच में पूरा हमारा भारत था।
बस में आगे तो कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं था कि इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए। तो निर्णय क्या लिया गया? तो निर्णय ले लिया गया कि एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दो पाकिस्तान क्या होंगे। निर्णय ले लिया गया कि दो पाकिस्तान होंगे। पहली चुनौती तो यही थी। ठीक है। तो पहले चुनौती यही होगी भाई, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था केवल दो क्षेत्रों को छोड़कर जहां पर मुसलमानों की वजह ज्यादा हो। इसीलिए निर्णय ले लिया कि एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दो पाकिस्तान होंगे। एक को बोला जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान और एक को बोला जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला गया था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी आज के पाकिस्तान को क्या बोला गया था? पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोला गया था? पश्चिमी पाकिस्तान। बस में उस समय यानी इधर की बात करें हम, ये वाला एरिया, तो इधर आएगा आपका पूरी पाकिस्तान। क्या बोला गया? पूरी पाकिस्तान। याद रखना ये बांग्लादेश 1971 में बना है। बांग्लादेश की बात करें तो कब बना? ये 1971 में बनी। तो पहली चुनौती तो हमारे समक्ष यही आ गई थी। ठीक है। अब दूसरी क्या थी? दूसरी चुनौती ये थी कि भाई निर्णय ये ली, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसने आजादी के साथ ही अपना एक धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। क्या अपना लिया? इस्लाम धर्म। कि हमारा धर्म क्या होगा? इस्लाम धर्म। फिर धर्म के आधार पर ही विभाजन किया गया था। तो चुनौती ये थी कि भाई अमूमन सभी लोग, यानी अगर हम बात करें कि सभी लोग, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, सभी लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो, ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था। अब कहानी क्या है समझो। यानी कि विभाजन कर दिया गया, तो क्या विभाजन में पूरा निर्णय ले लिया गया था कि जो ये मान लो पाकिस्तान है और ये मान लो हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर जो मुसलमान होंगे वो यहाँ जाएंगे और यहाँ जो हिंदू होंगे यहाँ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी अगर हम भारत की बात करें तो उस टाइम पर सभी लोग पाकिस्तान जाना चाहें ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए भारत ने उस समय पंथनिरपेक्ष, या आप कह लो कि धर्मनिरपेक्ष ही मान सकते हो। पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष अंतर होता है। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, मान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का पालन किया। उसने कहा कि भारत के अंतर्गत सभी धर्मों को रहने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। उसमें आगे बात, इसीलिए भारत ने अपना कोई धर्म नहीं अपनाया था। इसे क्लियर यहाँ तक? तो यह एक नंबर क्वेश्चन भी आता है कि क्या विभाजन के दौरान इस बात में शामिल किया गया था कि लोगों का विभाजन किया जाएगा, लोगों को जाना अनिवार्य होगा? तो बिल्कुल नहीं। इन लोगों की आवाजाही पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। तो ऐसे में एक व्यक्तित्व का नाम था गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। ये पश्चिमोस्तान के रहने वाले थे। ठीक है। ठीक। खान अब्दुल गफ्फार खान वो व्यक्ति थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और साथ ही विभाजन के खिलाफ भी थे। किसी खिलाफ थे? विभाजन के खिलाफ थे। यहां से क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और इन्हीं को ही, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से, किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन एक नंबर का आता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बात समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा आपका रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी चुनौती ये होगी। ठीक। अब बात करते तीसरी क्या थी, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब चलते तीसरी की तरफ। तीसरी तो बेटा, अगर मैप में एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें, मैपिंग मत जाना थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि मैपिंग गलती हो। ठीक है। अब देखो, आज का हमारा जो पश्चिम बंगाल है, क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक। और एक तरफ से निकल के क्या बना? बांग्लादेश। क्या बना? बांग्लादेश। तो बेटा ये पहले पूरा एक बंगाल प्रांत था। क्या था? बंगाल प्रांत। ठीक। तो कहानी क्या की गई थी कि एक ये हो गया, और एक तरफ आपका आएगा ये पूरा वाला एरिया पंजाब प्रांत। क्या बोला जाएगा इसको? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत। तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी क्या देखा गया कि यहाँ पर भी बहुसंख्यक की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे दोनों समुदाय थे। तो निर्णय ये ले लिया गया कि इन वाले क्षेत्रों में भी, इन वाले क्षेत्रों में भी जो विभाजन का आधार था, क्या था? विभाजन का आधार धर्म को बनाया गया। किसको बनाया गया? धर्म को बनाया गया। बात समझ में आ गई बात? यानी यहाँ पर भी जहां जितने क्षेत्र में मुसलमान थे उनको क्या कर दिया गया? पूरी पाकिस्तान में डाल दिया गया। और इधर जो थे उसको पश्चिम पाकिस्तान में डाल दिया। इसलिए पंजाब का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। और आप देखोगे कि पाकिस्तान की बहुत से क्षेत्रों में क्या है? पंजाबी बोली जाती है। पंजाब छोड़ी, सॉरी, ये पश्चिम पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों में पंजाबी बोली जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? क्लियर? तो ये थी आपकी तीसरी चुनौती। अब आते हैं चौथी चुनौती की तरफ। फोर्थ क्या था? देखो फोर्थ क्या था? फोर्थ चुनौती थी अल्पसंख्यक की। किसकी? अल्पसंख्यक। अब ये अल्पसंख्यक का मतलब देखो क्या होता है, एक मेजोरिटी होती है यानी बहुसंख्यक होते हैं, और एक होता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक की समस्या क्या थी? जिस तरीके से मान लेते हैं भारत में
अल्पसंख्यक जाति तो बहुत थी, लेकिन उस समय अगर हम बात करें जो कंट्रोल चल रही थी तो मुस्लिम थी, है ना। और पाकिस्तान में कौन हो गया अल्पसंख्यक? पाकिस्तान में हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। तो कहानी थी, इनकी समस्या थी। इनको समस्या ये थी कि इनको अपना क्षेत्र जहां पर इनके पूर्वज रहते आए थे, इनका वो क्षेत्र छोड़ना था और ऐसे क्षेत्रों में जाकर बसना था जो इनके लिए बिल्कुल क्या थी, अनजान थी। क्या थी? अनजान थी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन्हें कितने महीनों तक, न जाने कितने सालों तक शिविर कैंपों, किसमें, शिविर कैंपों में बिताना था, जो इनके लिए कथी, एक बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति थी। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ फैक्ट थे, क्योंकि ये अभी तक कहाँ रहते आ रहे थे, पाकिस्तान में रहते आ रहे थे, इनके पूर्वज थे, यहाँ इनकी पूर्वज जमीनें हुआ करती थी, लेकिन जब विभाजन में तय कर दिया गया तो इन्हें अपना ये क्षेत्र छोड़ना था, और ये क्षेत्र छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में जाना था, भले ही वो हिंदू थे लेकिन हिंदुस्तान से तो अनजान थे, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए अनजान था। भले ही वो हिंदू रहे हो, लेकिन वो कभी यहाँ आए नहीं। उनका सब सब सारी गतिविधि और सारी आर्थिक संचालन क्रियाविधि कहाँ हो रही थी, शहरी क्षेत्र में हो रही थी। जब भी यहाँ पर आए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ना तो उनके पास घर होगा, ना रहने के लिए जगह होंगी, मतलब कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके लिए कुछ शिविर लगवाए, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन लोगों को इन शिविरों में काफी महीनों तक, काफी सालों तक बिताना था। बात समझ में आ गई बात? तो ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तो विभाजन के दौरान, विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चार चुनौतियां थी, और एक है विभाजन के बाद। तो विभाजन के बाद जो चुनौती थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एकता, लोकतंत्र और विकास की। ठीक है, तो वो अलग फैक्टर है। ठीक है, तो दिक्कत तक इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, एक बार क्वेश्चन की नजर डाल लो। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा क्या, पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, आईएमपी मार्क कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आजादी के बाद, सॉरी आजादी के दौरान, ये क्या, सॉरी विभाजन के दौरान, क्या बोलोगे, विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एकता लुत्फ लिख के मत चले आना। ये बोला विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौती, तो मैंने अभी चार चुनौती के बारे में बताया, वो आप इसमें लिख कर आओगे। समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि विभाजन का आधार क्या था। विभाजन का आधार क्या था, और बाकी इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे। ठीक है, तो ये सब चीजें के बारे में 1 नंबर क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विभाजन के परिणाम। देखो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ लो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आगे, मैं उसके ऊपर अगर कोई टॉपिक में नहीं आ रहा तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो समझा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन कैसे लिखने हैं और बाकी इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, इस वीडियो में लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, तो वहाँ पे मैं आपको डाल दिया करूंगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा करेंगे। प्लस में एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज भी आएंगी, धीरे धीरे हम टेस्ट भी कराएंगे। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो किताबों की से अगर आप रट्टा मार रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। चीजों को अगर समझ के पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे, देखो यहाँ पे आज हमने बात करी पहला कि विभाजन का आधार क्या था, क्या हमने पहली बात कर ली थी कि विभाजन का आधार क्या था, ठीक। फिर हमने बात किया कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, जो हमने ये बात कर ली पूरा मैपिंग के थ्रू। अब हम फिर हमने बात किया कि विभाजन की चुनौतियां। तो देखो 3 फैक्टर हमने एक बार में खत्म कर लिए। अब आगे भी बात करेंगे विभाजन के परिणाम। फिर हमारे में एक आएगी देशी रियासतें। देशी रियासतें कौन थी, इसके बारे में कुछ हम चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।